नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। इस वक्त सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस हमलावर हो गई है, सवाल पूछ रही है क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से पाकिस्तान और भारत के बीच जो पिछले दिनों संघर्ष चला उसमें पूरी तरह से भारत सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि भारत हावी पड़ रहा है, पाकिस्तान के विमान गिराए जा रहे हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं, कई एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे थे। और इसके बाद यह भी कहा गया कि सीज फायर जो किया गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। डीजीएमओ की तरफ से कॉल्स आए थे और इसके बाद सीज फायर भारत ने किया, जबकि ट्रंप कुछ और दावे कर रहे थे। ट्रंप का कहना था कि हमारी मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए हैं। यहां तक कि ट्रंप ने तो यह भी दावा कर दिया था कि उन्होंने बाकायदा दोनों देशों को धमकी दे दी थी कि अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। और इन सब के बीच में भी बीजेपी और तमाम जो मोदी सरकार के नेता हैं और सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के सहारे से पीएम मोदी का गुणगान किया जा रहा है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और उसके पीछे पीएम मोदी है। यहां तक कि कई सांसदों और विधायकों ने विवादित बयान दे दिए, यहां तक कह दिया कि सेना नतमस्तक है मोदी के सामने। और भी कई ऐसे बयान दिए गए, यहां तक कि एक विधायक ने यह कह दिया कि जो है बहुत सारे जो सेना के जो लोग हैं वो नालायक हैं, ये तक कह दिया। इस तरह के विवादित बयान दिए गए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया। और क्योंकि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए हमारी सेना ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। यानी लगातार बीजेपी की तरफ से सेना का अपमान किया जा रहा है। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगातार सवाल भी पूछ रहे थे पाकिस्तान के उन दावों पर जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि कई फाइटर जेट हैं जो गिराए गए हैं भारत के, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस तरह का कोई खुलासा अभी तक नहीं किया गया। और इस पर राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे थे। ट्वीट के सहारे से उन्होंने कई सवाल पूछे भारत सरकार से कि हमें जानकारी दें कि हमारे कौन से विमान गिराए गए हैं, कितने विमान गिराए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। और इन सब के बीच में सीडीएस अनिल चौहान का एक बयान आता है और उसके बाद से सियासत में तहलका मच गया है और अब कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। तो सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी अविनाश जी कि क्या मामला है पूरा, कैसे बीजेपी एक बार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। यहां पर लगातार मोदी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है। पिछले दिनों सिंदूर बांटने का भी एक योजना चलाई गई, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि वो इस ऑपरेशन सिंदूर के सहारे से कोई राजनीति नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं पूरा फायदा उठाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। जैसे कि अभी पिछले दिनों पटना जब पीएम मोदी पहुंचे उस दौरान जो पंडाल लगा उसमें पूरा वही चित्रण किया गया, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जिक्र किया गया। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लगाया गया, फाइटर जेट्स लगाए गए, ब्रह्मोस का वो लगाया गया, मॉडल लगाया गया। ये सारी चीजें बता रही हैं कि पूरी तरह से बीजेपी इसका प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसके उलट जो सीडीएस का बयान आया है वो कुछ और सच्चाई कह रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते में उनकी कम आधा दर्जन से ज़्यादा रैलियाँ हो चुकी हैं। पूरे देश को वो नाप रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में उनकी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल तो सरकार पर ही उठ रहे हैं कि सेना की तरफ से जब ये कहा गया कि कुछ समय और मिल जाता तो फिर ये पाकिस्तान को ये बोलने की ताकत ही नहीं होती कि हमारी जीत हुई है, हार हुई है। दुनिया ही बोलती है इस चीज़ को कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से पिटा है। चाहे आप नेवी की बात करें, नेवी का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। नेवी की तरफ से राजनाथ सिंह ने ही इस चीज़ को बोला कि अगर नेवी का इस्तेमाल होता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। तो फिर नेवी के इस्तेमाल को रोका किसने था, ये भी सवाल उठ रहे थे। और सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे थे वो ये उठ रहे थे कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जिन्होंने ये बयान दिया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो हमने पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी थी कि हम आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। और उसके बाद से ही राहुल गांधी लगातार ये सवाल पूछ रहे थे
कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम हो रहे हैं कि हमने भारत के 6 फाइटर जेट गिराए हैं, तो क्या ये उसी का परिणाम था कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान को पहले जानकारी दे दी कि हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स तैयार हो गई कि भाई भारत की तरफ से हमला होगा तो उसको किस तरीके से रोकना है। और इसी क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार था, इसीलिए जब हम पाकिस्तान को चौंका नहीं पाए। वो बात अलग है कि भारतीय सेना ने जो अपने टारगेट सेट किए थे उन टारगेटों पर हमले किए, लेकिन बदले में जो नुकसान हुआ, और जो राहुल गांधी लगातार पूछ रहे थे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार कौन है और हमारे कितने फाइटर जेट गिराए गए हैं, तो अब इसको लेकर जो सीडीएस का बयान आया है उसके बाद एक चीज़ साफ हो गई। सरकार भले ही राहुल गांधी के बयान पर जवाब नहीं दे रही हो, लेकिन सीडीएस ने बता दिया है कि जो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। जी बिल्कुल। और अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में खुद सेना ने ये मुद्दा थमा दिया है। सीडीएस की तरफ से इस तरह का बयान आना राफेल को लेकर कि जेट गिराने की बात उन्होंने मानी है, तो ये एक बड़ा बयान है सीडीएस की तरफ से, यानी कबूल कर लिया है भारतीय सेना ने कि कुछ नुकसान हुआ है भारत को भी, जिसको भारत सरकार मानने के लिए राजी नहीं थी। और लगातार राहुल गांधी की तरफ से विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इन सभी मांगों को सुनना भी नहीं चाहती है। पूरी तरह से दरकिनार करके सरकार का ध्यान है डेलीगेशन भेजने पर, और डेलीगेशन भेजकर दूसरे देशों में पाकिस्तान का जो करतूते हैं उसको बताने में। और इसको लेकर संजय राउत ने सरकार को घेरा भी था। जब डेलीगेशन जाने वाला था, अविनाश जी आपको याद होगा, संजय राउत ने बाकायदा कहा था कि इसकी इतनी जरूरत नहीं है जो ये किया जा रहा है, इसके उलट जो सीज फायर क्यों हुआ है इसका खुलासा करना चाहिए। लगातार ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूछ रहे हैं, और तमाम जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के वो भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर सीज फायर क्यों करना पड़ा जब भारत हावी था पाकिस्तान पर, जब हम जीत रहे थे, तो फिर सीज फायर अचानक क्यों किया गया, और अगर सीज फायर किया तो किन शर्तों पर किया, सारी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। और इसीलिए लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं पीएम मोदी की अध्यक्षता में, और उसमें फिर बताएं कि आखिर क्या शर्तें हमने पाकिस्तान के सामने रखी हैं। लेकिन सरकार इन सभी से बचते हुए पूरी तरह बिहार पर फोकस हो गई है, और इसीलिए लगातार पीएम मोदी भी बिहार में अभी पिछले दिनों उन्होंने लगातार 2 दिन का दौरा किया। इसके अलावा पूरा फोकस वहां पर है, बिहार पर, और ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के सहारे से कहीं ना कहीं बीजेपी ये चुनाव जीतना चाहती है। और पिछले दिनों तो ये भी चर्चा चलने लगी थी कि हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर को इतना हवा देगी जिससे समय से पहले चुनाव करके उसका फायदा भी उठा ले। नहीं, बिल्कुल, ये तो शुरुआत से ही दिखाई दे रहा था कि बीजेपी जब भी कोई उपलब्धि होती है सेना की तो उसको भुनाने की कोशिश सियासत में करती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसके बाद ये खबरें आने लगी थी कि बिहार चुनाव की तैयारियां अचानक तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के दौरे शुरू हो गए, लगातार जो पोलिंग बूथ हैं उनकी जानकारी लिए जाने लगी, वोटिंग लिस्ट में संशोधन का काम तेज हो गया, तो लगने लगा था कि बिहार चुनाव का ऐलान जल्दी हो सकता है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी जो खड़ी हो गई है वो मानसून को लेकर खड़ी हो गई। एक तो मानसून समय से पहले आ गया, और दूसरा काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर चुनाव का ऐलान अब किया भी जाता है तो चुनाव से पहले बिहार में मानसून की दस्तक हो जाएगी। और यही चीज़ चुनाव आयोग और चुनाव के बीच में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि मानसून के समय पर बिहार में ज़बरदस्त बाढ़ आ जाती है, और उस समय चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मानसून का सीज़न नहीं शुरू हो रहा होता तो मान के चलिएगा कि इस समय बिहार चुनाव के ऐलान की तारीखें की खबरें चल रही होती कि आज या कल में चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सरकार की तरफ से सिफारिश कर दी गई होती कि भाई बिहार की जो विधानसभा उसको भंग किया जाता है और नए चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। तो सीधी सी बात कि जो सियासत में सेना का इस्तेमाल और किस तरीके से उसका फायदा उठाया जा सकता है ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। अब ये कल प्रधानमंत्री भोपाल में पहुंचे थे तो वहाँ के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं का ही बयान था कि जो मिलिट्री कर्नल हैं सोफिया कुरैशी वो हमारी पार्टी की तरफ से चेहरा होंगी, पोस्टर गर्ल उनको बनाने की तैयारी की जा रही है। भाई आप सियासत में सेना को कितना लेके आएंगे? मतलब आप अपने प्रचार के लिए सेना के जो जवान हैं, जो महिला जवान हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनके बयान क्या है, वो मुस्लिमों को लेकर क्या बयान देते हैं? आप उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान दिए गए थे विजय शाह ने, वो अभी तक बीजेपी सरकार में मंत्री बने हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आपको वोट दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री की रैली में सोफिया कुरैशी के आप देख रहे हैं बड़े बड़े कटआउट फोटो लगाए जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो उनके परिवार को बुलाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ वोटों की सियासत हो रही है। बाकी का सेना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, अब सीडीएस ने खुद इस चीज़ को बोल दिया है कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है। अब कितना नुकसान हुआ है वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बता दिया है कि हाँ उन सवालों में दम तो है और जवाब अब सरकार को देना है। उसके बाद से ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों या विपक्ष के दूसरे नेता हों, उन्होंने एक बार फिर से डिमांड शुरू कर दी है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और हमें बताया जाए, देश को बताया जाए कि जो ये लड़ाई हुई है इसमें हमें कहाँ जीत मिली, हमारा क्या नुकसान हुआ और इस युद्ध से देश की जो आतंकवाद से जो परेशानी हो रही थी उस पर कितना कंट्रोल लगेगा। तो सरकार को, देश को ये चीज़ बतानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष की डिमांड को खारिज किया जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के 50 साल जो पूरे हो रहे हैं तो उसके लिए तो आप 2 दिन का सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। मतलब 50 साल पुरानी घटना के लिए आप 2 दिन का सत्र बुलाएंगे, लेकिन जो अभी घटना घटी है जिसमें हमारी सेना को नुकसान हुआ है, हमारी सेना ने काफ़ी बहादुरी दिखाई है, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस से तबाह कर दिए गए थे, उन पर आप देश को कोई जानकारी नहीं देना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए रैलियों में उसका जिक्र होगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये देश जानना चाहता है। और सच्चाई तभी सामने आएगी जब संसद में सरकार इस पर कोई जानकारी देगी और उस पर बहस कराएगी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से संकेत नहीं दिया गया है कि वो विपक्ष के किसी भी सवाल का या सीडीएस ने जो मुद्दा उठाया है उसका कभी जवाब देते दिखाई देगी। कि अब अगर सीडीएस बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार को जवाब देना ही चाहिए। जी बिल्कुल, और इसीलिए कांग्रेस लगातार कह रही है कि अब जब सीडीएस की तरफ से यानी सेना प्रमुख की तरफ से ये बयान आ गया है, सेना के चीफ हैं वो, और उन्होंने ये मान लिया है कि राफेल गिरे हैं, तो अब सरकार को भी इस पर चुप्पी नहीं रखनी चाहिए और सरकार को कबूल करना चाहिए कि भारत को भी कुछ नुकसान हुआ है। जब कांग्रेस की तरफ से ये लगातार सवाल किए गए तो पूरी की पूरी बीजेपी उसे राष्ट्र विरोधी बताने में जुट गई थी। तो अब जो कांग्रेस नेता हैं तेलंगाना से, उनका ये बयान है और इसके सहारे अब कांग्रेस और कई मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रही है। और अब ये माना जा रहा है कि सरकार पर एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने का या विशेष सत्र बुलाने का दबाव बनेगा, और सरकार दबाव में है ये हम लगातार देखते रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा अविनाश जी, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए, विशेष सत्र बुलाने के लिए बाकायदा पत्र लिखा था पीएम मोदी को, उसी शाम को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था। इसके अलावा जब ट्रंप की तरफ से लगातार मध्यस्थता के दावे किए जा रहे थे, ये दावे किए जा रहे थे कि सीज फायर जो हुआ है वो उनकी वजह से हो पाया है, इसके बाद जब विपक्ष की तरफ से सवाल सरकार से किया गया, सरकार से कहा गया कि अगर ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच है तो फिर शिमला समझौते को क्या आपने ताक पर रख दिया, क्यों किसी तीसरे को लाया गया पाकिस्तान और भारत के विवाद के बीच में। इस तरह के जब दबाव बनाया गया सरकार पर, जब उनसे सवाल पूछे गए और सरकार के पास सवाल के जवाब नहीं थे, तब आकर कहीं ना कहीं एक प्रवक्ता ने, जो कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने आकर कहा कि नहीं, ट्रंप जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। यानी तब भी एक प्रवक्ता को भेज दिया गया, किसी भी ना उस वक्त विदेश मंत्री आए, ना गृह मंत्री आए, ना रक्षा मंत्री आए, ना किसी और की तरफ से, किसी बड़े नेता की तरफ से बयान नहीं दिया गया। सिर्फ एक प्रवक्ता की तरफ से आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह दावा कर दिया गया कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव में है और इसीलिए सरकार को आकर जवाब तो देना पड़ रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राफेल को लेकर जो दावा कर दिया है सीडीएस अनिल चौहान ने, उन्होंने कहा है कि मुद्दा यह नहीं है कि राफेल कितने गिरे, यह है कि गिरे कैसे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि यह भी बड़ी बात है कि हम जहां ये दावे कर रहे हैं कि अब हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, हम बहुत मजबूत है, हमने चीन की सारी मिसाइलें गिरा दी, हमने एयरवेस उड़ा दिए, हमने इस तरह के दावे किए। यहां तक कि मीडिया में तो ये भी दावे होने लगे थे कि हमने कराची को कब्जे में ले लिया है, हमने यहां नक्शे से इतनी जगह गायब हो गई है पाकिस्तान के, बहुत तरह की खबरें चल रही थी। और उसके बाद अब जब सीडीएस की तरफ से ऐसा कहना कि राफेल गिरे हैं यानी भारत को भी नुकसान हुआ है, तो ऐसे में कांग्रेस का सवाल पूछना बनता है और पूरा विपक्ष इस पर सवाल पूछेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या जवाब देती है, देती भी है या नहीं देती, या फिर कुछ
और करके ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सीज फायर 10 तारीख को हो चुका है और अनिश्चित काल के लिए हुआ, ये खुद भारतीय सेना की तरफ से दावा किया गया है। बावजूद इसके मॉक ड्रिल किया गया, मॉक ड्रिल की खबरें अभी पिछले दिनों चलाई गई और इसको लेकर राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेने के लिए सरकार इस मुद्दे को हवा दिए हुए हाइप दे रही है, लगातार इसको चर्चा में बनाए रखना चाहती है, जिससे आम जनता कहीं ना कहीं सिर्फ एक राष्ट्रभक्ति में डूबी रहे और उसके आधार पर ही बिहार का चुनाव हो जाए। जबकि जो मूल मुद्दे हैं वहां के, जिन्हें राहुल गांधी वहां जाकर उठा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को जो राहुल गांधी लगातार वहां जाके उठा रहे हैं, पलायन रोकने को लेकर जो उन्होंने रैली की, ये सारी चीजें जो राहुल गांधी की तरफ से की जा रही हैं, जिस तरह से राहुल गांधी पूरी तरह फोकस है, उसने बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस एक अच्छी रणनीति के तहत इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत कर रही है खुद को, वहां रैलियां कर रही है, पूरा संगठन में बदलाव किया गया है, जमीनी स्तर पर जाकर ये एक पूरा पैरामीटर तैयार किया गया है कि कैसे इस बार अपना जो स्ट्राइक रेट बढ़ाना है इस चुनाव में, और उसका असर भी दिखने लगा है। क्योंकि अब जो एनडीए के नेता हैं वो एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है। क्योंकि विनाश जी, लगातार ये कहा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं और जहां दल बदल जिस तरफ हो रहा होता है, जमीनी स्तर के जो नेता होते हैं, छोटे नेता जो होते हैं या जनता होती है, कार्यकर्ता होती है, वो हवा को सबसे पहले भांपते हैं। और बड़ी बात यहां ये है कि जेडीयू के तो बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, तो राहुल गांधी की जो सक्रियता है वो बीजेपी को बेचैन कर रही है। तो आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है, हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। राहुल गांधी अभी फिर से जाने वाले हैं बिहार दौरे पर। लगातार अभी देखा जा रहा है कि जनवरी से लेकर अब तक लगभग 5 दौरे वो कर चुके हैं, लगभग एक एवरेज निकाला जाए तो लगभग हर महीने उन्होंने एक दौरा किया, और अब फिर वो जून में जाने वाले हैं। तो ऐसे को लेकर ये किस तरह से बीजेपी खेमे में एक चुनौती बन रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल, राहुल गांधी के जो सवाल हैं उनके जवाब तो बीजेपी दे ही नहीं पा रही है, और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उन मुद्दों का भी जवाब नहीं दे पा रही है। तो और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान की बात कर रहे हैं, दलित शोषित पीड़ित वर्ग की बात कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी दबाव में है। आप जाति जनगणना का ही मुद्दा देख लीजिए, बीजेपी को राहुल गांधी के दबाव में उसकी घोषणा करनी पड़ गई, क्योंकि अब तक तो वो लगातार वो यही बोल रहे थे कि जनगणना जैसी होती थी वैसी कराई जाएगी, हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हम इसी सरकार से जातिगत जनगणना करवा कर दिखाएंगे, तो कुछ ही मतलब इस साल भर बीतते बीतते मोदी सरकार की तरफ से ऐलान हो गया कि हाँ, जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और वही, क्योंकि अब बिहार में चुनाव होना है, सितंबर के लास्ट तक संभवतः बिहार में चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा, और राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस महीने भी उनको बिहार जाना था, लेकिन जो बिहार सरकार ने, क्योंकि जो दौरा था राहुल गांधी का वो राजगीर का था, नालंदा पहुंच रहे थे वो, और नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा जहां पर एनडीए सबसे ज़्यादा मजबूत है वहीं चोट देने का एक तरीके से इरादा कर लिया था, और इसीलिए राहुल गांधी का दौरा नहीं हो सके तो राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई। इसके चलते राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि हम नालंदा आएंगे। 27 तारीख को दौरा था, 27 मई का दौरा नहीं हो पाया, तो हम जून में आएंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले जेडीयू में तो परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश इस बार ये हो रही थी कि नीतीश कुमार को साइड लगाकर वो किसी तरीके से सीएम पद को कब्जा कर ले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बिना नीतीश के बीजेपी का काम भी नहीं होने वाला, तो इसलिए नीतीश कुमार को साथ में तो रखे हुए हैं। लेकिन आप पिछली रैली को भी देख लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, काराकट में उनकी रैली हुई थी, तो काराकट की रैली में भी नीतीश कुमार ने बहुत कोशिश की थी कि भाई हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए कि हम सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया। पूरी रैली में वो ऑपरेशन सिंदूर का ही एक तरीके से गुणगान करते रहे, मतलब अपनी सरकार की उपलब्धियां जरूर बताते रहे वो, लेकिन बिहार सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने एक दो लाइन में समेट कर रख दिया। साफ कर दिया कि जो चुनाव लड़ा जाना है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार को लेकर सीधा सीधा जो शुरुआत से हम
लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का प्लान महाराष्ट्र वाला प्लान है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को किनारे लगाया गया था, उसी तरीके से कि भाई शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा बाद में देखेंगे। वही चीज़ बिहार में चल रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम कौन बनेगा चुनाव के बाद देखेंगे। तो अब जो पूरी रणनीति बीजेपी की है, लेकिन इस पूरे बीजेपी की रणनीति में राहुल गांधी सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं। बीजेपी को यह दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के मुद्दे और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उसको लेकर अब बिहार में एनडीए की जीत ही मुश्किल दिखाई दे रही है। और महागठबंधन, क्योंकि राहुल गांधी का सबसे बड़ा जो फायदा है वो महागठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए हम आप देखिए जब भी राहुल गांधी पहुंचते हैं तो जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, मतलब हाईकमान आरजेडी, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव हो, तो राहुल गांधी की अधिकतर मौके पर उनसे मुलाकात भी हो रही है। तो एक तरफ महागठबंधन तेजी से मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो एनडीए है उसमें बिखराव सा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा डर राहुल गांधी का ही दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के दौरे की अभी तारीख भी तय नहीं हुई है, लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयान बता रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से बीजेपी को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री क्यों गए थे बिहार में, उनके दौरे क्यों हो रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री अगर प्रचार के लिए जा सकते हैं बिहार, रैलियां कर सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी, वो तो विपक्ष में, वो तो लगातार सवाल कर रहे हैं, वो तो सरकार की जो नीतियां हैं उन्हीं को लेकर सवाल कर रहे हैं। आपकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में है, 20 साल से बिहार में सरकार है, तो इस दौरान सरकार ने क्या किया, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। लेकिन उपलब्धियों के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। भाई, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी थी भाई? क्योंकि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, इसीलिए, क्योंकि आपका वो फेलियर था, उसको लेकर सरकार ने स्वीकार किया था कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन उस चूक का जिम्मेदार कौन है अभी तक नहीं पता। आप उसको लेकर आप बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब राहुल गांधी जो जमीनी स्तर के मुद्दे उठा रहे हैं, उनका जवाब सरकार के पास नहीं है। और उल्टा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही अविनाश जी की। लगातार जब पहलगाम का मुद्दा गरमाया हुआ था देश में, जब पूरे देश की निगाहें सरकार पर टिकी हुई थी कि आखिर हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, और पहलगाम में जो इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उसका जिम्मेदार क्यों कौन है, इसको लेकर क्या जानकारी सरकार की तरफ से की जा रही है, लाई जा रही है, या जांच कैसे करवाई जा रही है। जब पूरी जनता देश की ये जानना चाहती थी कि सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, तब कैबिनेट बैठक बुलाकर जाति जनगणना का करने का ऐलान किया गया। और अब जब वो मुद्दा पूरी तरह खत्म हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, तब आप ऑपरेशन सिंदूर का सहारा ले रहे हैं। मतलब ये बहुत अजीब लगता है कि जब जिस चीज की जरूरत है तब नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मतलब सरकार का पूरा फोकस सिर्फ मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना होता है। तब पहलगाम से ध्यान भटकाना था, इसलिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाया गया। आज जब जाति जनगणना, बेरोजगारी और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बिहार को विकसित करने का मुद्दा है, जब वहां की जनता विकास चाहती है, तब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसको लेकर ये साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं कांग्रेस की तरफ से कि वो सिर्फ चुनाव पर फोकस करती है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कोई भी चीज अपना सकती है, और वही यहां देखने को मिल रहा है। पहलगाम पर जब एक्शन का समय था, जब सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी ये मानकर चल रहे थे कि पाकिस्तान पर क्या एक्शन होने वाला है उसको लेकर जानकारी दी जाएगी, या जो ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसको जांच करने के लिए कोई कमेटी का गठन किया जाएगा, इससे संबंधित कोई जानकारी सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उस कैबिनेट बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह ऐलान कर दिया गया कि अब देश में जातिगत जनगणना होने जा रही है, जो पूरी तरह से विपक्ष की मांग थी। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव लगातार वो ही ये मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन तब सरकार जातिगत जनगणना को कह रही थी कि ये देश को बांटने के लिए की जाती है। पूरे जो विपक्ष है वो देश को बांटने की बात कर रहा है जातियों के आधार पर। और अब जब पहलगाम पर सरकार फंसती हुई दिखाई दी तो जाति जनगणना को लेकर आ गई, और इसके बाद अब जब एक बार फिर से चुनाव की तरफ बिहार बढ़ चुका है, बिहार की जनता की नजरें अब जल्दी से जल्दी चुनाव हो और उसके बाद वहां पर सरकार नहीं आए, और वो नई सरकार जो आए वो उन वादों को पूरा करे, देश वो राज्य को आगे बढ़ाए, इस सब को लेकर जब विचार कर रही है जनता, जब ये सोचना चाहती है कि किसको उसे सत्ता सौंपनी चाहिए, कौन है जो बिहार को आगे बढ़ाएगा, कौन है
जो पलायन रोकेगा, कौन है जो वहां बेरोजगारी को कम करेगा, कौन है जो छात्र वहां पर हर कुछ दिन में आंदोलन करना पड़ता है छात्रों को, कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी दूसरे और मुद्दों को लेकर। कई पिछले अगर हम साल उठाएं तो कई बार छात्रों की तरफ से आंदोलन बिहार में किए गए हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो लगातार देखा गया है वो पेपर लीक को लेकर ही देखा गया है। तो इसको लेकर जब इन मुद्दों को तोल मोल कर जनता चुनना चाहती है नई सरकार, तब ऑपरेशन सिंदूर को बीच में लाकर, मॉक ड्रिल को दोबारा से लाकर कहीं ना कहीं ध्यान भटकाकर सिर्फ राष्ट्र भक्ति जगाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। मतलब जितनी उसने कोशिश की, उससे दिख रहा है कि उसके पास जनता के बीच जाकर बिहार की जनता को लुभाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। उसके पास कोई चीज नहीं है जनता को जाकर दिखाने की कि हमने बिहार को ये दिया है। और शायद यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के सहारे से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रही है। क्योंकि मुख्य मुद्दों पर जब भी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को हार ही मिलती है। तो उसके लिए जरूरी है कि भावनात्मक मुद्दे या धार्मिक मुद्दे उठाए जाएं। तो उन्हीं मुद्दों के सारे बीजेपी हमेशा चुनाव जीतने की कोशिश करती रही है। और ऐसे में अब उनके हाथ में सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा लगा है, ऑपरेशन सिंदूर उनके हाथ में लगा है। तो उसके सारे अब बीजेपी बिहार और बिहार के बाद 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे, जिसमें बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, आसाम है, उन राज्यों में बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुद्दा बिहार में चल पाएगा? क्योंकि बिहार की सियासत में जो वोट डलता है वो भावनात्मक मुद्दों पर नहीं डलता। आज तक बीजेपी कभी भी भावनात्मक मुद्दों के सहारे बिहार का चुनाव नहीं जीत पाई है। 2014 में जब पूरे देश में एक तरीके से स्वीप कर दिया था बीजेपी ने, बिहार में भी लोकसभा की अधिकतर सीटें जीत ली थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में नहीं थे तो बीजेपी को करारी हार मिली थी। और इसी के चलते इस बार भी भले ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही हो बिहार में, लेकिन उसे पता है कि वोट ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा जातिगत समीकरणों के सारे। और इसीलिए नीतीश कुमार को बीजेपी अपने साथ में रखे हुए है। चिराग पासवान जो पिछली बार बीजेपी से हट गए थे, बीजेपी के खिलाफ तो उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन जो एनडीए के दूसरे सहयोगी हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार बीजेपी चिराग पासवान को भी नहीं जाने देना चाहती है। लेकिन सवाल तो वही है कि चिराग पासवान के जो पहले के सवाल चले आ रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर वो 2020 में एनडीए से अलग हुए थे, वो मुद्दे आज भी बने हुए हैं। तो बीजेपी के लिए बिहार में कई समस्याएं हैं। और ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या नीतीश कुमार को लेकर, वो कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है और उसका जवाब बीजेपी के पास बीजेपी का कोई नेता नहीं दे पा रहा है। और ऐसे में जब बिहार चुनाव जब होगा तो जनता बीजेपी को जरूर जवाब दे देगी। जी बिल्कुल। और चिराग पासवान के जैसे आपने जिक्र किया, तो चिराग पासवान के सहारे से कहीं ना कहीं नीतीश को कमजोर करने की कोशिश भले ही बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से लगातार जो बयान आने लगे हैं वो भी अब बीजेपी आलाकमान की चिंता को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान भी अब इशारों में खुद सीएम पद पर दावेदारी पेश करने लगे हैं। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ही वो ये सब कर रहे हैं, बीजेपी आलाकमान का समर्थन है उन्हें पीछे से। लेकिन चिराग पासवान का कुछ इस तरह के बयान देना कि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तारीफें करते हैं या पीएम मोदी के एक तरह से अनुयायी के तौर पर काम करते हैं। वो जब भी कोई ऐसे मुद्दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से जुड़ा मुद्दा हो या जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या इलेक्ट्रल एंट्री का मुद्दा हो, इन आरक्षण का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर वो अपनी राय रखते रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार और खासकर बीजेपी के खिलाफ जाती रही है। लगातार वो इस तरह के दावे भी कर रहे हैं कि मैं बीजेपी की कोई परछाई के तौर पर काम नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी पार्टी है और उसके अपने विचार हैं, उसकी विचारधारा है, उसके अपने मुद्दे हैं और मैं उन मुद्दों के साथ खड़ा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा। तो इन सारी बातों को अचानक बिहार चुनाव होने से पहले लेकर आना बताता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद को बिहार में मजबूत करना चाहते हैं और ये भी बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकती है। मतलब नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए जिस चिराग पासवान को सहारा बीजेपी दे रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वही चिराग पासवान बीजेपी के लिए मुश्किल बन जाएं। नहीं, बिल्कुल, चिराग पासवान बीजेपी के लिए भविष्य में मुश्किल तो जरूर बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो वो सबसे बड़ी मुश्किल नीतीश कुमार के लिए बने हुए हैं। उनकी तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा चिंता जेडीयू और नीतीश कुमार की बढ़ा रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान 5 साल पहले जेडीयू को जबरदस्त झटका दे चुके हैं।
उनके चलते जो जेडीयू की सीटों की संख्या थी वो आधी रह गई थी। और इस बार भी जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जैसे एलजेपी के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने साफ कह दिया है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का भी कहना यही है कि जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं हम चुनाव लड़ें, हमारे चुनाव लड़ने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से मजबूती मिलेगी कि उनके प्रचार करने से मिलेगी, क्योंकि अगर वो एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें उस सीट पर कुछ समय देना पड़ेगा और उसका नुकसान एनडीए को ही ज़्यादा होगा, क्योंकि चिराग पासवान दूसरी जगह चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चिराग पासवान की जो कोशिश चल रही है लगातार कि वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और इसके सारे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें एनडीए के अंदर अपनी पार्टी के लिए ले लें। और उनकी पार्टी के जो नेता चिराग पासवान की पार्टी के, वो लगातार कह रहे हैं कि 50 सीटों से कम हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 50 सीटों के चलते ही जो पिछली बार 2020 में एनडीए के साथ में गठबंधन टूट गया था, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ये चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 30 सीटों के बीच में ही समेटने की कोशिश कर रही थी, पिछली बार भी कर रही थी और इस बार भी वही है स्थिति कि चिराग पासवान की पार्टी को इतनी सीटें नहीं दी जाएं कि उनकी बीजेपी नहीं चाहती कि जो स्थिति नीतीश कुमार की है वही स्थिति बाद में चिराग पासवान की बन जाए, कि चिराग पासवान जिधर जाए उधर उसी पार्टी की सरकार बन जाए। तो ऐसे में अभी तो नीतीश कुमार के चलते ही परेशान है, दूसरी परेशानी चिराग पासवान और खड़ी ना कर दें। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि सहयोगियों को उतना ही छूट दी जाए कि वो परेशानी खड़ी ना कर पाए। और लेकिन नीतीश कुमार से भी एक दिक्कत बीजेपी को है, तो इसीलिए चिराग को साथ में रखना बीजेपी की मजबूरी है, ताकि नीतीश पर भी लगाम लगाई जा सके, जिस तरह महाराष्ट्र में किया था कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के पास पूरे नंबर थे और लेकिन फिर भी अजित पवार को एनडीए में लेके आया गया। उसी तरीके से आज की तारीख में भी चिराग पासवान के पास कोई विधायक नहीं है, 0 विधायक उनकी पार्टी के पास, लेकिन बीजेपी जितना एक तरीके से सम्मान चिराग पासवान को दे रही है उसी तरीके से वो नीतीश कुमार के साथ में भी डील कर रही है। यानी बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में भी बनी रहे, और अगर रिजल्ट महाराष्ट्र जैसा आ गया तो फिर ये मान के चलिएगा कि जो स्थिति एकनाथ शिंदे की हुई थी वही नीतीश कुमार की होगी। लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये दिखाई दे रही है कि एनडीए चुनाव जीतता हुआ ही नहीं दिख रहा है। तो अब कई सवाल हैं कि जो चिराग पासवान है वो बीजेपी और एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान की डिमांड को मान लेती है और उनको जो 40-50 सीटें मांग रहे हैं अगर चिराग पासवान को मिलती हैं तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार जो इस समय सीएम है बिहार के, वो 2025 खत्म होते होते सीएम पद पर नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ खेल जरूर होगा, एनडीए जीतता है तब भी वो सीएम नहीं बनेंगे और एनडीए हारता है तो फिर उनके बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसे ही बीजेपी बिहार में दोहराना चाहती है और ये बात नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और शायद चिराग पासवान भी वो बात समझ रहे हैं, वो मैसेज समझ रहे हैं और इसीलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को कोई प्रॉक्सी पार्टी बनकर नहीं रहना चाहते हैं। जब भी बिहार के लोगों से जुड़े मुद्दों की बात आई है तो उन्होंने उन मुद्दों को उठाया है, ना कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाई है। इस तरह से बीजेपी और एनडीए में कहीं ना कहीं टेंशन देखने को मिल रही है, लेकिन सिर्फ एनडीए में टेंशन नहीं है, बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के जो आदेश हैं उनकी ही अनदेखी शुरू हो गई है और यह अनदेखी किसी और ने नहीं बल्कि अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से की गई है। तो अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि कैसे पीएम मोदी ने बिहार चुनाव को लेकर कुछ रणनीति तैयार की थी, अपने नेताओं को निर्देश दिए थे, कई प्लानिंग की गई थी कि इस तरह से हमें चुनावी मैदान में उतरना है, लेकिन प्रधानमंत्री के उस आदेश को, उस निर्देश को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया और दिलीप जायसवाल ने जो कमेटी बनाई, जो टीम बनाई, उसमें फिर से अपने पुराने लोगों को बिठा लिया है, अपने पुराने लोगों को तवज्जो दी गई है, नए कार्यकर्ताओं को उसमें फिर से जगह नहीं दी गई है। तो इसका संदेश क्या जाता है? क्या बीजेपी के अंदर ही बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो दिलीप जायसवाल हैं वो 10 महीने पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन उसके बाद से वो अपनी नई कार्यकारिणी गठित नहीं कर पा रहे थे और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पार्टी के तमाम नेता थे वो चाहते थे कि उनकी सिफारिश के कुछ लोग, उनके जो सहयोगी, उनके करीबी हैं, उनको जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें जगह मिले। दूसरी तरफ जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से सीधे सीधे आदेश थे कि पार्टी को नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की जो कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी है, उसमें शामिल करना चाहिए और किसी की सिफारिश से किसी को जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो योग्य है, जो मेहनती है,
जो कर्मठ है उसको जगह मिलनी चाहिए। हमें ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने नेता के चरण वंदना करते रहें और वो उन्हें ऊंची पोस्ट मिल जाए, पार्टी के हित में वो कोई काम ना करें। बीजेपी की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा था, लेकिन अब जब जो दिलीप जायसवाल जिन्होंने 10 महीने बाद अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है, उस कार्यकारिणी को यदि देखें तो उसमें अधिकतर वही नाम है जो पहले से ही कार्यकारिणी में मतलब कभी ना कभी सदस्य रहे हैं और उनके जो लिंक हैं वो पार्टी के किसी दूसरे नेता से जुड़े हुए हैं और उनकी सिफारिश पर ही उनको जगह मिली है प्रदेश कार्यकारिणी में। तो साफ है जो आदेश हाईकमान ने, बीजेपी हाईकमान ने दिया था अपने प्रदेश नेतृत्व को, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया है और एक तरीके से दिलीप जायसवाल अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही कोशिश कर रहे हैं जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको साधा जाए और इसीलिए उनकी तरफ से जो सिफारिश आई, जिन नामों की सिफारिश आई, उनमें से अधिकतर लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दे दी गई है। तो साफ है कि बीजेपी की तरफ से ये कोशिश यही चल रही है कि चुनाव से पहले किसी तरीके की किसी में नाराजगी ना दिखाई दे, भले ही पार्टी को कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। अब जो पार्टी का कार्यकर्ता है जो काफ़ी सालों से लगातार मेहनत कर रहा है, उसको उम्मीद थी कि प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि उसके जो कोई गॉडफादर उसके पास में नहीं था, तो इसीलिए पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में लंबे समय से वो उपेक्षित चल रहा था और इस बार भी वही काम हुआ है। दिलीप जायसवाल ने पुरानी एक तरीके से जो कार्यकारिणी थी उसके ये अधिकतर नेताओं को वापस शामिल कर लिया है। तो अब जो नया नेतृत्व जो उभारने की बीजेपी की कोशिश हो रही थी वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के तमाम बयान चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोल चुके हैं, जेपी नड्डा का बयान आया है कि भाई उल जुलूल बयान ना दिए जाएं, लेकिन पार्टी के नेताओं के उस तरीके के बयान लगातार चल रहे हैं। उसी तरीके से अब ये भी दिखाई देने लगा है कि जो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है अब वो हाई कमान के आदेश को मानता हुआ नहीं दिख रहा है, वो वही काम कर रहा है जो उसके मन में है। और जो हाल हम बिहार में देख रहे हैं, दिलीप जायसवाल ने जो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है पार्टी की, उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाई कमान का दबाव अब उन पर नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल साफ है कि बिहार एनडीए में ही नहीं, बिहार बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है और अब आला कमान की नहीं चल रही है और इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरे एनडीए में खलबली मची हुई है। और ये ही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि महागठबंधन पर और खासकर राहुल गांधी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से दिलीप जायसवाल का बयान आया कि वो तो बचपन से लेकर 55 तक सिर्फ एयर कंडीशनर में ही रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो क्यों अब सड़क पर उतर रहे हैं और वो सिर्फ चुनाव होते हैं तभी सड़क पर उतरते हैं। ये सारे तरह के जो ये निजी बयान दिए जा रहे हैं, इससे अब बीजेपी खुद ही गिरती दिख रही है और कहीं ना कहीं जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी ये भांप चुकी है कि इस बार बिहार में उसकी हालात अच्छे नहीं है, इसीलिए बीजेपी खिसियाई हुई है और खिसियाकर ही वो महागठबंधन के नेताओं पर निजी हमले कर रही है। इधर एनडीए में बवाल है, बिहार बीजेपी में बवाल है, उधर महागठबंधन के अंदर जो एक तूफान आया था बहुत बड़ा, तेज प्रताप यादव के एक ट्वीट जो कि जिसको लेकर तेज प्रताप यादव का दावा यह था कि उनकी आईडी हैक हुई थी और उससे वो ट्वीट कर दिया गया। उस ट्वीट के बाद से जो बवाल मचा था, माना यह जा रहा था कि आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल भरा दौर हो सकता है, फिर लालू यादव का तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर देना, इस सब ने कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक भूचाल ला दिया था बिहार की राजनीति में। वहां अब कुछ चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं क्योंकि करीब 6 हफ्ते भर बाद तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट के सहारे से उन्होंने अपनी फैमिली वैल्यूज को बताने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव की उनकी लाइफ में या फिर उनकी मां की, उनके परिवार की, उनकी जिंदगी में क्या अहमियत है, ये बयान दिया और उसके बाद से ये माना जा रहा है कि शायद आरजेडी में और लालू परिवार में चीजें ठीक हो सकती हैं क्योंकि अब कार्यकर्ताओं की तरफ से एक बार फिर मांग उठने लगी है कि तेज प्रताप को वापस लाया जाए पार्टी में। तो अविनाश जी, जो ये ट्वीट आया है, इस ट्वीट के बाद भावुक सा ट्वीट उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे लिए मेरा परिवार बहुत ऊपर है, मेरे पिता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पिता हैं जिन्होंने आरजेडी की नींव रखी, आरजेडी बिना, मेरे पिता के बिना कुछ भी नहीं है, मेरी राजनीतिक करियर सिर्फ मेरे पिता की वजह से है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने उस ट्वीट में लिखी और ये भावनात्मक जो एक इमोशनल टच उस ट्वीट के सहारे से दिया। इसके बाद से ये दावे किए जा रहे हैं कि शायद लालू प्रसाद यादव, और जैसे कि उनके घर में पिछले दिनों एक बड़ी खुशी भी आई है, तेजस्वी यादव का एक बेटे का जन्म हुआ है, तो इसके बाद से क्या लालू प्रसाद यादव चुनावों को देखते हुए और जो ये माहौल अभी बन रहा है उसको देखते हुए क्या तेज प्रताप यादव से नाराजगी खत्म करके उन्हें दोबारा पार्टी में वापसी दे सकते हैं?
नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो तेज प्रताप का मामला था वो पार्टी से ज़्यादा परिवार का मामला था। और लालू यादव ने जब उनको निकाला भी था तब भी उन्होंने ये बोला था कि सम्मान सबसे ऊपर है। तो ये मुद्दा कोई वैसा नहीं था कि उनके किसी बयान को लेकर पार्टी के विरोधी गतिविधियों के चलते उनको 6 साल से या परिवार से निकाला गया था। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जो तेज प्रताप का जो एक ट्वीट आया था उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन जो एनडीए था, जेडीयू और बीजेपी, उनको बहुत उम्मीदें थी तेज प्रताप से कि तेज प्रताप यादव जब पार्टी से निकाले गए तो तमाम तरीके की सवाल खड़े होने लगे थे कि भाई वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान लालू यादव को होगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव जो भी आरोप लगाएंगे उसका जवाब परिवार नहीं दे पाएगा, पार्टी भी नहीं दे पाएगी। लेकिन जब लालू यादव ने अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई की, तेज प्रताप को पार्टी से निकाला, उसके बाद तेज प्रताप ने एक भी बार अपने परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। उससे जो जेडीयू या बीजेपी एनडीए था उनको दुखी तो लगी हुई थी कि भाई तेज प्रताप शांत क्यों है, क्योंकि तेज प्रताप के बारे में यह कहा जाता है कि उनके मन में जो होता है वो तुरंत बोल देते हैं, वो कुछ बिना लाग लपेटे के अपनी बात रखते हैं। लेकिन तेज प्रताप ने साफ कर दिया, जिस तरीके का उनका ट्वीट आया है उससे उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, सियासत में रहें या नहीं रहें। उन्होंने सियासत की बहुत ज़्यादा बात ही नहीं की। उन्होंने साफ कह दिया कि जो उनके माता पिता हैं वही उनके लिए भगवान है। उन्होंने ही बनाया, उनको सियासत में भी वही लेके आए, उन्हीं के चलते वो विधायक बने, मंत्री बने। तो एनडीए को सीधा सीधा तेज प्रताप ने मैसेज दे दिया है कि आप अगर हमारे परिवार की फूट का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश आपकी सफल नहीं होगी। परिवार पूरा एक है, परिवार के अंदर मतभेद हैं, वो परिवार में सुलझ जाएंगे, लेकिन जो उनके विरोधी हैं आरजेडी के, उनको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जिस तरीके का तेज प्रताप का ट्वीट आया है उससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि जो मतभेद हैं वो धीमे धीमे करके सुलझ जाएंगे। क्योंकि अब आप भी देखिए कि लालू परिवार की तरफ से तेज प्रताप के खिलाफ या पार्टी की तरफ से तेज प्रताप के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो साफ है कि परिवार के जो मतभेद हैं उनको सुलझाने की कोशिश हो रही है और जल्दी ही तेज प्रताप की पार्टी में वापसी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसे ही तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था आरजेडी से, उसके बाद से कई तरह की खबरें चलने लगी थी, कई तरह के दावे किए जाने लगे थे। दावा ये भी किया जा रहा था कि तेज प्रताप यादव अब नई पार्टी बना सकते हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा कर दिया कि शायद वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर एक खुशी बढ़ा रही थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें मानी जा रही थी। बीजेपी इस पर बहुत खुश थी, बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। और इसके बाद से सभी की निगाहें थी तेज प्रताप यादव के चुप्पी तोड़ने पर कि आखिर तेज प्रताप यादव कब सामने आएंगे और कुछ बोलेंगे। और तेज प्रताप यादव जब सामने आए तो उन्होंने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ना वो नई पार्टी बना रहे हैं, ना वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी उन्होंने अपने ट्वीट के सहारे से बता दिया कि अगर मुझे राजनीति में मेरे पिता या मेरी माता ला सकते हैं तो निकालने का भी अधिकार उन दोनों को है, और इससे उन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई बुरा नहीं लगा है। वो ठीक है, जो भी उनका फैसला है उन्हें मंजूर है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने माता पिता को अपने लिए भगवान बताकर एक इमोशनल पोस्ट किया है। और इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब लालू परिवार के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है तेज प्रताप के मामले को लेकर पूरे परिवार ने, उससे का भी इशारा इधर ही जा रहा है कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले लालू यादव एक ट्वीट करेंगे और वो कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने निष्कासित किया था वो अपना फैसला एक बार फिर उस पर विचार कर रहे हैं। और पार्टी कार्यकर्ताओं का जिस तरह से दबाव अब लालू यादव पर बढ़ रहा है, लगातार अब कार्यकर्ता ये दबाव बना रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को माफ किया जाए और उन्हें वापस लिया जाए। क्योंकि जो ट्वीट का मामला भी है उसमें ये कहीं भी अभी तक सच नहीं साबित हुआ है कि वो ट्वीट तेज प्रताप यादव ने ही किया है। उनकी तरफ से यही कहा गया है कि वो उनकी आईडी हैक हुई थी और इसीलिए वो ट्वीट हुआ। तो ये सारी चीजें अलग जांच का विषय है, अलग चर्चा का विषय है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि तेज प्रताप की पार्टी में वापसी हो जाए। और इसीलिए हो सकता है कि लालू यादव अब इस फैसले पर दोबारा से, इस मामले पर दोबारा से विचार करें और तेज प्रताप यादव को वापस ले लें। यानी इधर बिहार में तूफान आया सियासत में आरजेडी के अंदर, और उस तूफान को अब धीरे धीरे थमता हुआ देखा जा रहा है। सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी रहे पशुपति पारस, वो लालू यादव के साथ जाते हुए दिखाई दिए इस पूरे मामले
को लेकर। इधर लालू यादव ने अपने बेटे को यानी तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया। उधर पशुपति पारस ने अनुष्का यादव जिनका संबंध बताया जा रहा है तेज प्रताप यादव से, उनके भाई आकाश यादव को पार्टी से निष्कासित किया था। और बड़ी बात यह थी कि आकाश यादव को जो निष्कासित किया गया उसकी वजह पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं थी, पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं थी, बल्कि लालू प्रसाद यादव पर जो दबाव बनाने का बयान उनकी तरफ से आया था, जो आरजेडी के लिए जो बयान उनका आया था, उसको देखते हुए पशुपति पारस ने एक्शन लिया था और उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। पशुपति पारस के इस एक्शन को ये माना गया कि कहीं ना कहीं वो लालू यादव का समर्थन कर रहे हैं और खुले तौर पर कर रहे हैं। यानी लालू यादव अगर कोई खुला ऑफर देते हैं पशुपति पारस को, तो पशुपति पारस समय नहीं लगाएंगे और साथ में आ जाएंगे। यानी एनडीए बिखरा हुआ है, महागठबंधन मजबूत हो रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, जेडीयू के नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं और जेडीयू के नेताओं की जो जाने की शुरुआत कांग्रेस में हुई है, इसके बाद से दावे किए जा रहे हैं कि अभी ये बस शुरुआत है। पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत से नेता अब कांग्रेस में जाने के बारे में विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उसके ही मंत्री, उसके ही नेता, उसके ही प्रवक्ता मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से विजय शाह का, देवड़ा का और दूसरे जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके सेना को लेकर जो बयान आए हैं, या ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम में जो घटना हुई उसमें जो महिलाएं जो आहत हुई, जिनका सुहाग उजड़ गया, उनको लेकर जो हरियाणा के सांसद थे उनका जो बयान आया, ये सारी चीजें बीजेपी आलाकमान के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है अपने इन सांसदों के खिलाफ, अपने इन मंत्रियों के खिलाफ। उल्टा मोहन यादव का बयान ये आता है कि जो कोर्ट कहेगा वो आदेश मान लिया जाएगा। यानी अगर कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेता तो शायद बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आलाकमान अपने नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि हौसले बुलंद हो रहे हैं बीजेपी नेताओं के, और बीजेपी नेता एक के बाद एक विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और इन सब के बीच में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, और अब उस बयान के बाद से, उस टिप्पणी के बाद से जो एक लाइव डिबेट के दौरान की गई, उसके बाद से बुरी तरह से बीजेपी और घिर गई है। तो विनाश जी, क्या है पूरा मामला? किस तरह से बीजेपी आलाकमान की अपने नेताओं के प्रति चुप्पी, मौन, उसके लिए अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुसीबत बनता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। जब से तीसरी बार बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है केंद्र में, उसके बाद से जो बीजेपी के प्रवक्ता या नेता जो भी हैं, वो अब ये मानने लगे हैं कि अब वही एक तरीके से राजा हो गए हैं। वो जो कुछ भी बोलेंगे उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। जैसे आपने विजय शाह का नाम लिया, विजय शाह ने बयान दिया और उसके बाद पार्टी की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी तरफ से भी माफ़ी नहीं मांगी जा रही थी। जब जो हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट है, उसकी तरफ से जब सरकार की खिंचाई हुई, प्रशासन की खिंचाई की गई और ये कहा गया कि इस आदमी के खिलाफ 4 घंटे के अंदर एफआईआर की जाए, उसके बाद विजय शाह अगर मगर के साथ में माफ़ी मांगते हैं। और जैसे जैसे कोर्ट की सख्ती उनके ऊपर बढ़ती गई, उसके बाद वो लगातार अपने बयान को लेकर कभी खेद जताते हैं, कभी माफ़ी मांगते हैं। वही हाल है, क्योंकि अब पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो पार्टी नेताओं को पता है कि हम कुछ भी बयान देके बड़े आसानी से निकल सकते हैं। विजय शाह का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पार्टी ने साफ कह दिया है कि कोर्ट सज़ा देगा, वो मंजूर होगी। लेकिन पार्टी क्या सज़ा दे रही है? पार्टी ये मान रही है कि विजय शाह ने गलत बोला था, पार्टी उनके बयान के साथ में नहीं है। लेकिन आप सजा क्या दे रहे हैं? आपने कार्रवाई क्या की है उनके खिलाफ? एक नोटिस तक आज तक नहीं भेजा है। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो ये बोलते हैं कि भाई कोर्ट जो बोलेगा हम वो काम करेंगे। भाई जनता जो बोल रही है आप वो काम भी तो कीजिए। आपको जनता ने बिठाला है वहाँ पर, और आपका मंत्री जो जिस तरीके से सेना के खिलाफ, सेना की जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, उनके खिलाफ जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से विजय शाह के बयान पर रोक नहीं लगाई गई तो उसका हम जो आगे का देख रहे हैं कि अब जो उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में बैठ रहे हैं, वो तो सीधा सीधा गालियां दे रहे हैं। और उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरीके का बयान बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का आया है टीवी डिबेट में, उसके बाद तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी ने ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाने का ठेका ले रखा है?
कि जो गालियां देगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। तो क्या पार्टी के अंदर गालियां देने की एक तरीके से प्रतियोगिता शुरू हो गई है? और अभी तक प्रेम शुक्ला के बयान को लेकर भी पार्टी के अंदर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि उनसे जवाब मांगा जाए कि आप किसी दूसरे की मां के खिलाफ इस तरीके का भद्दी टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ से उठ रहा है, बाकी विपक्ष की दल के नेता उठा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है, जिसके प्रवक्ता हैं, जिसके नेता हैं, जिन्होंने इस तरीके के बयान देने का एक तरीके से ठेका ले लिया है, उनकी तरफ से कोई भी माफ़ीनामा या खेद जताने वाला बयान अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की चुप्पी, बीजेपी आला कमान की इस तरह से अपने नेताओं को जो खुली छूट उनकी तरफ से दी जा रही है, वो अब बीजेपी के लिए, बीजेपी की छवि के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है आगे आने वाले समय में। और इन सब के बीच में मणिपुर में जब भाजपा सरकार बनने पर सहमति देखने को मिली, जब सहमति हो गई, तो उस दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने मणिपुर बीजेपी में फूट को सामने उजागर कर दिया। और ये साफ हो गया कि मणिपुर बीजेपी में भी अब चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि उस बैठक में जो है पूर्व सीएम थे बीरेंद्र सिंह, वो गायब रहे, और इसके साथ ही 7 कुकी जो विधायक भी गायब रहे। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं मणिपुर बीजेपी में भी दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर के 44 विधायक राजभवन जाते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी हाईकमान को इसका कोई खबर ही नहीं होती है। जो 44 विधायक जाते हैं उसमें जो पूर्व सीएम है बीरेंद्र सिंह, वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ गया कि जो विधायक गए हैं सरकार बनाने के लिए, अब नए सीएम जो हैं बीरेंद्र सिंह नहीं होंगे। कौन होगा? क्योंकि विधायकों ने सरकार बनाने की बात तो कर दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना नेता नहीं चुना है। बिना नेता के आप सरकार कैसे बनाएंगे? पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत नहीं किया गया है कि वो दावेदारी करेगा। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि मणिपुर बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। 44 एनडीए के विधायक अगर राजभवन जाते हैं और उसकी सूचना बीजेपी हाईकमान के पास में नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 13 फरवरी से, क्योंकि 8 फरवरी को इस्तीफा दिया था बीरेंद्र सिंह ने, उसके 4 दिन बाद वहाँ विधानसभा निलंबित करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और फरवरी से लेके अब करीब 3-4 महीने का समय निकल चुका है। वहाँ मणिपुर में शांति कायम नहीं हो पाई है, जबकि यह कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, केंद्र के हाथ में पूरी सत्ता आ जाएगी, तो धीमे धीमे करके स्थितियाँ सुधर जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि जो मणिपुर का बंटवारा हो गया है, मैतेई एरिया में कुकी के लोग नहीं जा सकते और कुकी एरिया में मैतेई समाज के लोग नहीं जा सकते, वो स्थिति मणिपुर में बनी हुई है। अभी भी वहाँ हिंसा हो रही है। तो इसके क्योंकि अब सीधे सीधे सवाल केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं, तो कोशिश यही चल रही संभवतः कि केंद्र सरकार से सवाल ना पूछे जाएं, इसीलिए राज्य में इस तरीके की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विधायक राजभवन जाते हैं, दिल्ली में कोई खबर नहीं होती है, कोई उनका नेता नहीं है, तो ऐसे में नई सरकार का गठन किस तरीके से होगा? तो मणिपुर को लेकर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से उलझी हुई है। प्रधानमंत्री तो जाते ही नहीं है, अब तो गृह मंत्री ने भी जाना बंद कर दिया है। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं। मणिपुर देश में ही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मणिपुर के दोनों तरफ, चाहे बांग्लादेश हो चाहे उधर म्यांमार हो, दोनों ही तरफ म्यांमार में तो गृह युद्ध ही चल रहा है, और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध जिस तरीके से खराब होते चले जा रहे हैं, उसके चलते मणिपुर में यदि इस अशांति रहती है तो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति ले सकती है। क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में मणिपुर के जो लोग हैं, जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देने की भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो ऐसे में मणिपुर जितना जल्दी शांत हो जाए, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब बीजेपी के लिए मुश्किलें लगभग हर जगह खड़ी हो रही हैं। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और यही हाल एनडीए नागालैंड में भी देखने को मिल रहा है। विनाश जी, कुछ ऐसी खबर आ रही है कि एनडीए के ही पार्टियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे की पार्टी में सेंधमारी कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एनडीए में अजित पवार शामिल हैं, और उनकी पार्टी के 7 विधायक हैं नागालैंड में, और 7 के 7 विधायक पार्टी छोड़ गए हैं, और वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है एनडीए में ही शामिल है, और उसमें शामिल हो गए हैं जाके वो 7 के 7 विधायक। अब सब, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं कि एनडीए के जो मणिपुर में जो जेडीयू के अध्यक्ष होते हैं, वो राज्यपाल को चिट्ठी सौंप देते हैं कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं।
अब जो एनसीपी अजित पवार की, उनकी पार्टी के 7 विधायकों को तोड़ लिया जाता है, वो भी एनडीए के दूसरी दल में शामिल हो जाते हैं। तो यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक दूसरे को ही कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका असर पूरे एनडीए पर ही दिख रहा है कि पहले भी ये आरोप लगे थे कि जब जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनकी पार्टी के आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में करीब 6 विधायक थे, उनको बीजेपी ने तब तोड़ लिया था जब जेडीयू बीजेपी के साथ में ही थी। तो इस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में एनडीए में शामिल जो पार्टियां हैं वही अपने सहयोगियों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही हैं, और उस टकराव का असर दिल्ली तक भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़े सवाल तो जो बीजेपी हाईकमान है उससे ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए को वहाँ एकजुट रखने का जो काम है वो बीजेपी के पास में ही है, लेकिन बीजेपी ना तो अपने सहयोगियों को साथ रख पा रही है और ना ही पार्टी के जो नेता हैं उन पर उसका कंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक तरीके से मजबूत नेता की छवि है वो पार्टी और गठबंधन के अंदर ही कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और इन सब चीज़ों का यानी पूरे देश में बीजेपी के अंदर जो खलबली मची हुई है, कहीं एनडीए के अंदर तो कहीं बीजेपी के ही अंदर, इससे बिहार विधानसभा चुनाव पर असर ज़रूर पड़ सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं, वो चिंतित हैं, और एक तरफ वो विपक्ष पर हमलावर हैं, राहुल गांधी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की पकड़ इतनी कमज़ोर होती दिख रही है कि अब बीजेपी के ही नेता उनके दिए हुए आदेशों को, उनके दिए हुए निर्देशों को नहीं मान रहे हैं बिहार में। और ये साफ दिखाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और इन सब के बीच में जिस तरह से सीडीएस अनिल चौहान का राफेल को लेकर जो बयान आ गया है, उसने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा और थमा दिया है बिहार विधानसभा चुनाव से। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के सहारे चुनावी मैदान में उतरकर राष्ट्रभक्त उठाकर या इस सारे मुद्दे से जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं बिहार के, उनसे ध्यान भटकाने की जो कोशिश करके चुनाव जीतने की प्लानिंग में लगी हुई थी, कहीं ना कहीं अनिल चौहान का जो बयान है वो बीजेपी की उस प्लानिंग को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से या तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ से बीजेपी पर झूठे दावे करने का, झूठ बोलने के आरोप लगाए जाएंगे, और हो सकता है बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में ये सारी मुश्किलें खड़ी हों। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी मैदान में सभी दल उतर चुके हैं। खैर, चुनाव के बाद ये साफ होगा कि किसके दावे कितनी जनता को पसंद आए, लेकिन जनता के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है मूल्य मुद्दे, जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर ध्यान देने का, जिससे बीजेपी लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव, बने रहिए हमारे साथ। और अब मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।